हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एरोमेटिसिटी पढ़ना है जो कि एक सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बस एक बार आपको एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और इसकी एप्लीकेशन अगर आप सीख लें तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो एरोमेटिसिटी। देखो, एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग हमारे कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं। एक तो एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीनों अपने को पढ़ने हैं कि इसके लिए क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे एरोमेटिसिटी में से तीन एरो निकाल लो और लिख लो। सबसे पहला एरोमेटिक, यहां पे लिखना एरोमेटिक और फिर लिखना एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड थर्ड वन इज नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये तीन टाइप के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक काम करना, मेरे साथ साथ लिख लो क्योंकि ये अभी थियरी लिखनी है, फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे तब अच्छे से आप एक बार समझ लेना। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहा हूं। तो किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए अब मैं चार कंडीशन लिखूंगा, वो चार कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक, तो किसी कंपाउंड का एरोमेटिक चेक करने के लिए कौन सी कंडीशन होगी? फर्स्ट लिखो, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक, पहली कंडीशन ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, वो प्लेनर होना चाहिए। ठीक, या मॉलिक्यूल बोल दो, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। थर्ड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर इंटायर साइकिल, इंटायर साइकिल मतलब जो रिंग हमारी है, जो साइक्लिक कंपाउंड है, उसकी जो रिंग है उसमें पूरी साइकिल पे, पूरी रिंग पे रेजोनेंस होना चाहिए। समझ आ रही बात? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कंपाउंड मस्ट फॉलो हक्कल रूल। कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? हक्कल रूल क्या होता है? देखो, 4n+2 इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से आपका मतलब यहां पे ये है कि जो आप रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। तो आपने पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिए और 4n+2 के इक्वल किया, और आपकी वैल्यू अगर n इक्वल टू 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, या 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, ऐसे आ जाए, यानी नेचुरल नंबर अगर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हमारा कंपाउंड क्या है? क्या बोल देंगे? नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 को होल नंबर बोलते हैं। ठीक, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 को बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करने पे अगर n की वैल्यू होल नंबर आ जाए, यानी 0 1 2 3 4 आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एरोमेटिक है। बात समझ में आई? और यहां पे ना, अगर कभी भी आपके n की वैल्यू 2, ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2i है, 2i है, 6i है, तो या 10i है, 14i है, 18i है, या 22i है, इन केस में आपकी वैल्यू देखो, जब 2 होगी n की वैल्यू 0 आएगी, इस केस में 1 आएगी, इस केस में आपकी 2 आएगी, इस केस में 3 आएगी, इसमें 4 आएगी, इसमें 5 आएगी। तो अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में है, अगर ये वैल्यूज आपकी आ रही है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये मैंने क्या बता दिया? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ये समझ में आ गया? बिल्कुल इजी था, अच्छे से समझ में आ गया अपने को। अब सेकंड पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में फर्स्ट 3 कंडीशन एज इट इज लिखनी है। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, लिख लो फास्ट, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर इंटायर साइकिल। ठीक है, ये हो जाए। एंड फोर्थ कंडीशन इज कंपाउंड
मस्ट फॉलो हक्कल रूल। बात समझ में आई? हक्कल रूल को फॉलो करता हो। तो इसमें हक्कल रूल क्या होता है? 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी? 1 2 3 आएगी। n इज इक्वल टू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन यहां पे 0 नहीं होती। समझ आ रही बात? तो यहां पे अब n 1 2 3 4 कब आएगा? जब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो, 8 हो, 16 हो, है ना, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, इन केस में n की वैल्यू जाएगी। ये आपके क्या है? ये सब आप क्या क्या लिख रहे हो? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। इसमें कोई डाउट है क्या? समझ आ रही बात? तो ये ध्यान रखना है। यानी 4 का टेबल अगर कंप्लीट फॉलो हो रहा है और ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। समझ आ रही? और अगर 2 का टेबल है और 2 के टेबल में से 4 वाले मल्टीपल हटा दो। 2 का टेबल में देखो, वैसे तो 4 के मल्टीपल भी आते हैं, 4 8 12 16 20, अगर वो हटा दिए जाएं और 2 का टेबल फॉलो हो रहा है तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ऊपर वाली 3 कंडीशन दोनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। समझ आया? अब यहां पे नॉन एरोमेटिक कौन होगा? नॉन एरोमेटिक के केस में क्या करोगे? अगर इन चारों में से कोई एक कंडीशन भी फेल हो जाए, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। बात समझ में आई? इसमें लिख लो, इफ एनी वन ऑफ द गिवन फोर conditions is not satisfied, then compound is non aromatic। बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और यहां पे मैं एरोमेटिक को A लिखूंगा बार बार, और एंटी एरोमेटिक को AA लिखूंगा, और नॉन एरोमेटिक को मैं NA लिखूंगा। ये शॉर्ट नेम आप इनके लिख लेना। बात समझ में आ रही है? अब देखो, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, और एंटी एरोमेटिक बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहेंगे। समझ आ रही बात? बहुत मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा होंगे, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर 3 क्वेश्चन देके आपको ये पूछ सकता है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन उससे कम, और सबसे कम स्टेबल कौन सा है। तो ऐसे बता दोगे आप ये देख करके। आप ये थियरी नोट कर लो। अब बस ओनली एग्जाम्पल्स अपने को करने हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे कुछ कंपाउंड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। आपने अभी रूल पढ़े थे, एक बार दोबारा से रूल पढ़ो और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि जो रूल आपने पढ़े हैं वो आपको लेक्चर के साथ साथ याद हो जाएं। और खुद से ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, क्या ये साइक्लोप्रोपेन? ये साइक्लिक है क्या? बिल्कुल है। क्या ये प्लेनर है? ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ये प्लेनर तब होगा जब इसके सारे एटम क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो माना था कि साइक्लो एल्केन्स प्लेनर होती है। वैसे साइक्लो एल्केन्स जो होती है उसके सारे कार्बन एटम क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं, वहां पे हमने माना था। लेकिन जब रेजोनेंस की बात की जाएगी ना, रेजोनेंस शो करने के लिए पूरी साइकिल में सभी कार्बन एटम क्या होने चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, तभी रेजोनेंस होगा। अब ये प्लेनर नहीं है तो इसमें रेजोनेंस भी नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये ना तो एरोमेटिक हो सकता है ना एंटी एरोमेटिक हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे? अगर एक भी ना हो तो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक, या चारों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो ना करे उसको नॉन एरोमेटिक कहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखो जल्दी से। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, लेकिन ये कार्बन क्या है? sp3 है, तो क्या प्लेनर होगा? नहीं होगा। और एक भी कंडीशन फॉलो ना हो तो नॉन एरोमेटिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है क्या? प्लेनर भी है। आप बोलेंगे सर ऊपर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, 2 बॉन्ड ये और एक नेगेटिव चार्ज, 4 हो गया टोटल स्टेरिक नंबर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन मैंने बोला था जब भी लोन पेयर आपका रेजोनेंस में हो तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। तो इस कार्बन को हम यहाँ पे
sp2 बोलेंगे और इसको प्लेनर बोलेंगे। ये रेजोनेंस भी कंप्लीट साइकिल पे शो कर रहा है और इसमें देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं रेजोनेंस में, जो 2 और 2 4 है, तो 4n = 4 इस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी n = 1 आ रहा है। दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो ये क्या कर रहा है, 4n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रेजोनेंस, इस वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले केस में देखो साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, फिर प्लेनर है, उसके बाद रेजोनेंस है कंप्लीट साइकिल पे, रेजोनेंस भी है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2। कौन सा रूल फॉलो होगा, 4n + 2 = n = क्या आएगा यहाँ पे 0। कैसा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक वाला केस आएगा। समझ आई बात। नेक्स्ट वाला देखो साइक्लिक है, क्या है, प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वाला देखो साइक्लिक है लेकिन इसमें भी 2 कार्बन क्या आ गए, अब क्या sp3 हाइब्रिडाइज आ गए, प्लेनर नहीं है, ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जब एक भी कंडीशन फेल हो जाए चारों में से तो नॉन एरोमेटिक होगा। इसमें कार्बन sp3 है, ठीक, ये नॉन प्लेनर होगा, ये प्लेनर नहीं होगा और प्लेनर नहीं होगा तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, ये वाला कंपाउंड देखो इसमें साइक्लिक है भाई, साइक्लिक बिल्कुल है, प्लेनर है, रेजोनेंस पूरी साइकिल पे है, क्यों नहीं है, पूरी साइकिल पे चारों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। ठीक, ये यहां आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, पाई बॉन्ड मूव करता रहेगा और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 यहाँ पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो या ना कोई लोन पेयर है ना कोई नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में है। 4n + 2 = इसको फॉलो करें जहां पे n = 0 आ रहा है, देन दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसमें ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, तो प्लेनर नहीं होगा और प्लेनर नहीं होगा तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। कोई डाउट है क्या। नेक्स्ट वाला केस देखो, इसमें देखो ये सब जगह रेजोनेंस होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा पूरे रेजोनेंस पे, यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, हर जगह मूव करता रहेगा। ठीक, समझ आ रही मेरी बात। जैसे ये मतलब ऐसे बोल दो, यहाँ पे ये आएगा, देखो ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज ऐसे आगे मूव करता रहेगा। समझ आ रही बात, पाई बॉन्ड आगे आगे चलता रहेगा। ठीक, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर भी है, देखो प्लेनर भी है और रेजोनेंस भी है, और इसमें क्या है 4n + 2 वाला रूल फॉलो करके इक्वल टू टोटल 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में, n = 1 आ गया, 4n + 2 को 2 वाले रूल को फॉलो कर रहा है, n होल नंबर आ रहा है तो ये एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट वाला केस बताओ, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर भी है और कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस भी है, तो इसके बाद आप क्या देखोगे, ये क्या है 4n = 4, ओनली 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है, रेजोनेंस में है, तो n = 1 आया, तो इस रूल को फॉलो कर रहा है तो ये एंटी एरोमेटिक आएगा। 4 का पहाड़ा पड़ रहा है, समझ आ रही बात। अब इसमें देख लो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंप्लीट ये रेजोनेंस भी हो रहा है, तो 4n + 2 = 6 वाला रूल फॉलो हो रहा है। देखो n = यहाँ पे 1 आएगा, क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, ये बहुत काम आता है। समझ आ रही बात, इनको नोट डाउन करो, आगे और क्वेश्चंस मैं आपको लिखने को देता हूं। अब नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रक्चर आपके लिखे हुए हैं, इनमें आपको करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से मैं ट्राई कर रहा हूं, देखो मेरे साथ साथ करो। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें देखो ये क्या है, पायरोल है, पायरोल में क्या है, आपको साइक्लिक दिख रहा है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में है, इसलिए हम इसको भी sp2 बोलेंगे, ये पहले ही मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक, अब देखो यहां पे टोटल नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में है और 4n + 2 को फॉलो कर रहे हैं, यानी n = 1 आ रहा है, तो हम बोल देंगे एरोमेटिक है। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट जो है फ्यूरान है, इसमें देखो एक लोन पेयर तो रेजोनेंस में होगा और एक नहीं होगा, इसको भी आप sp2 हाइब्रिडाइज बोलेंगे, और आप बोलेंगे यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4n + 2 फॉलो करके यहाँ पे n = 1 आ रहा है, ये भी एरोमेटिक है। सिमिलरली ये भी एरोमेटिक आएगा, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर आया है, 4n + 2 = 6 को फॉलो करेगा और n = 1 आएगा, ये भी एरोमेटिक कहलाएगा। कोई डाउट। अब ये तो यार बेंजीन है नेक्स्ट, तो इसमें तो आपको पता ही है 4n + 2 = 6, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है और 4 रेजोनेंस है पूरी साइकिल पे, और 4n + 2 = 6 है, तो n = 1 आ रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक है। ठीक, ये तो सब समझ रहे हो ना, पूरी इंटायर साइकिल पे सब में रेजोनेंस है जो मैं अभी शो कर रहा हूं। ठीक, ये तो आपको सिंपल पता है, अब तो सीख गए हो। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, ये आपका पिरिडिन है, पिरिडिन में क्या है, ये वाला क्या है, डीलोकलाइज है, इस बार ये रेजोनेंस में नहीं है, ये क्या है आपका डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज है तो 2 4 6, ये है 4n + 2 = 6। वैसे साइक्लिक है, प्लेनर है, इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस है, मुझे वो बोलने की जरूरत नहीं है, n = इसके लिए 1 आ रहा है और 1 आएगा तो एरोमेटिक होगा।
ठीक, N0 1 2 3 आ जाए, जब 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे टोटल ये क्या है, साइक्लिक है, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है। देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज एटम है, प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, ठीक, साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस 4n+2 इक्वल टू 6 आ रहा है। देखो देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, n इक्वल टू 1 आ गया तो ये एरोमेटिक है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट में ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर बात की जाती है, यहां पे ये क्या, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सारी ये कंप्लीट साइकिल है, प्लेनर भी है क्योंकि वो भी sp2 है, बाकी कार्बन एटम सारे sp2 आपको दिख ही रहे हैं क्योंकि सब पे डबल बॉन्ड है, ठीक, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, और कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है ड्यू टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल। समझ आ रही बात। तो ये क्या होगा, अब इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6, जो किसको फॉलो करेगा, 4n+2 इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले, हक्कल रूल को फॉलो कर गया, n इक्वल टू 1 आ गया, ये भी एरोमेटिक है, सारे एरोमेटिक है। समझ आ रही बात। अब नेक्स्ट ये देखो, ये क्या आपको नेप्थलीन दिया गया है, क्या नेम इसका, नेप्थलीन, और नेप्थलीन में आपको दिख रहा है कंप्लीट साइकिल है, प्लेनर है, पूरी साइकिल पे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस होने के बाद हम देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 4 6 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है इंटायर साइकिल पे, 4n+2 इक्वल टू 10 रखा, n की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये एरोमेटिक है। बात समझ में आई। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपको नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें भी आप देखेंगे साइक्लिक है, प्लेनर है, और 4n+2 इक्वल टू 10 आ रहा है, यानी n इक्वल टू यहां पे भी 2 आ रहा है, तो एरोमेटिक है। अब इसको स्ट्रक्चर नंबर 1 बोल दूं और इसको स्ट्रक्चर नंबर 2 बोल दूं, तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने यहां पे लिखा है, ठीक, ये आप लिख लेना साथ के साथ, ये यहां पे मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें मैं आपको बता देता हूं एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहां पे आपके ये 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर, ठीक, और उसमें है ना ओनली कंप्लीट बेंजीन जो दिख रही है एक ही है। देखो यहां पे इधर वाली भी बेंजीन दिख रही है, उधर वाली भी दिख रही है। मैं एक काम करता हूं, आपको एक तो ना इससे दिखा देता हूं पिंक से, और एक दूसरे कलर से शो कर देता हूं। मान लीजिए इस कलर से, ये 2 आपकी क्या है, बेंजोइड स्ट्रक्चर है, उसमें 1 बेंजोइड स्ट्रक्चर है, ठीक, समझ आ रही बात। सिमिलरली नेक्स्ट देखना, अब इनको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वाले जो केस है ये एंथ्रासीन कहलाती है, एंथ्रासीन, इसमें एक ही बेंजोइड स्ट्रक्चर आता है, और ये फिनेंथ्रीन है, फिनेंथ्रीन, ठीक, इसमें आपके 2 आपको बेंजोइड स्ट्रक्चर दिखेंगे, कैसे, एक तो ये वाला दिखेगा आपको, और एक ये वाला दिखेगा कंप्लीट, तो ये 2 बेंजोइड स्ट्रक्चर है, ठीक। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए, ये ज्यादा स्टेबल है, समझ आ रही बात। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख दिया मैंने, अगर इसको 1 बोल दो और इसको 2 बोल दो, तो स्टेबिलिटी क्या आएगी, 2 की ज्यादा आएगी, किससे, 1 से। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को, समझ आई बात। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें अगर देखा जाए ये एंथ्रासीन जो है तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है, 4n+2 इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 14 आएगा, n इक्वल टू कितना आ गया, 3, सो इट इज एरोमेटिक। बात समझ में आई। सिमिलरली उसमें भी क्या है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस है, 4n+2 इक्वल टू कितना आएगा, 14 आएगा, और n इक्वल टू यहां से आपका 3 आ जाएगा, ये भी एरोमेटिक है, ठीक। एक बार इनको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस ये बेंजोइड स्ट्रक्चर वाला देखना, बेंजोइड स्ट्रक्चर है मतलब ये कंप्लीट बेंजीन आपको दिखाई दे रही है, देखो ये यहाँ पे ये कंप्लीट बेंजीन, इसमें 1 बेंजोइड स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ओनली 1 बेंजोइड स्ट्रक्चर है। तो जिसमें बेंजीन के स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे होंगे ना, वो ज्यादा स्टेबल होगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जैसे एंथ्रासीन में और फिनेंथ्रीन में ये ज्यादा स्टेबल है, नेप्थलीन के फर्स्ट स्ट्रक्चर में और सेकंड स्ट्रक्चर में सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ये लिख सकते हो आप। अब देखो आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूं, जब आप रिवाइज करेंगे तब आप एक बार इनको लिख करके देख लेना, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई कर रहा हूं, यहां पे आप क्या मिस्टेक कर सकते हो वो आपको समझना है। देखो यहां पे अगर देखा जाए ये वाला कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, क्या सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, बिल्कुल, प्लेनर भी है, क्या कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है, सारी चीजें हैं। देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, और इसमें रेजोनेंस है,
बिल्कुल। और 4n इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इक्वल टू 2 आया, क्या ये एंटी एरोमेटिक है? नहीं है। यही मिस्टेक आप करेंगे। तो क्या होता है, देखो 7 कार्बन से ज्यादा वाली रिंग अगर कोई है, या ऐसे बोल दो 8 या 8 से ज्यादा कार्बन वाली रिंग हमेशा नॉन प्लेनर होती है। समझ आ रही बात? तो यहां पे नोट डाल देना, नोट डाल के क्या लिखोगे, मोर देन 7 कार्बन कंटेनिंग रिंग्स आर ऑलवेज नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर होती हैं। बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, ये मिस्टेक नहीं करनी है, नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें अच्छा यहां पे ना ये बॉन्ड और लगाना था, एक बॉन्ड यहां पे ये भी लगाना। ठीक, अब उसमें देखो ये बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड है, तो ये ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूट के कैसे बनेगा आपका, ये ऐसा नजर आएगा आपको, O के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। तो आपको ये नीचे वाली रिंग क्या दिख रही है, साइक्लिक दिख रही है, प्लेनर है और रेजोनेंस भी है और 4n+2 भी फॉलो हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। तो इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड में पोलरिटी है और ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटते ही क्या बना रहा है, रिंग को एरोमेटिक बना रहा है। और कभी भी कोई कंपाउंड एरोमेटिक बनता है, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। समझ आ रही बात? तो एरोमेटिक बनने के लिए ये अपने बॉन्ड को हमेशा तोड़ के रखेगा, सबसे ज्यादा पोलर पाई बॉन्ड होगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है C डबल बॉन्ड O देके, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा आपको, आप बोल देना इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको कर देंगे। नेक्स्ट देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, अब इसमें देखो, अब इसमें तो दोनों क्या है आपके, कार्बन कार्बन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो रिंग बॉन्ड उधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। तो हम देखते हैं, दोनों तरफ तोड़ के देखते हैं, दोनों स्ट्रक्चर हम यहां पे बना लेते हैं। सबसे पहले हमने मान लीजिए ये 5 की रिंग बनाई और ये 3 की रिंग बनाई। ठीक, और ये बनाया, और नीचे एक और स्ट्रक्चर ऐसा ही बना लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा। यहां पे ये 3 की रिंग है, ठीक, और ये आपकी 5 की रिंग है। अब इसमें देखो, मान लीजिए आपने बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस। ठीक, तो आप अगर देखेंगे ये कंपाउंड भी आपका एंटी एरोमेटिक आएगा और ऊपर वाली ये रिंग भी एंटी एरोमेटिक आएगी। ओवरऑल क्या बोल दोगे आप इसको, एंटी एरोमेटिक बोल दोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आप इसको नीचे की तरफ तोड़ोगे, इस पे माइनस आए और इस पे प्लस आए, यानी उल्टा तोड़ोगे, तो ऊपर वाली रिंग जो है आपकी, ये क्या आ रही है आपकी ऊपर वाली रिंग, ये आपकी एरोमेटिक और ये भी आपका एरोमेटिक। तो ऐसे ये एंटी एरो सॉरी एरोमेटिक आ जाएगा कंप्लीट कंपाउंड। कंप्लीट कंपाउंड को क्या बोलेंगे आप, एरोमेटिक बोलेंगे। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये वाला सही है। अगर आप इसको बोल दो ये फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस रॉन्ग है और सेकंड केस आपका सही है। अगर ये कंपाउंड आपको कभी दिया जाए तो ऐसे आपको तोड़ना है ताकि दोनों एरोमेटिक बन जाएं। बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट वाले का केस देखो, नेक्स्ट वाले को कैसे तोड़ना है। नेक्स्ट वाले को मान लीजिए मैं ऐसे तोड़ दूं। अब तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तोड़ रहे हैं। यहां पे प्लस, यहां पे माइनस और यहां पे ये थोड़ा सा छोटा बन गया आपका, दोबारा बना देता हूं। यहां पे ऐसे ये प्लस और ये माइनस। ठीक, अगर ऐसे आपने तोड़ा तो अब क्या होगा, देखो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक आएगा, ये वाली रिंग एरोमेटिक आएगी और ये वाली रिंग भी आपकी एरोमेटिक आएगी। ओवरऑल कंपाउंड का आंसर क्या आएगा, एरोमेटिक। तो सही है, ये ऐसे ही तोड़ना सही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अगर मान लीजिए कोई बोले भाई नहीं मैं तो इसको ना थोड़ा सा और स्टाइल में तोड़ना चाहता हूं, लो भाई दूसरे स्टाइल में देख लो। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे तोड़ते हो, ये ऐसे, कि यहां पे प्लस और यहां पे माइनस और यहां पे प्लस और यहां पे माइनस। ठीक, अगर इसको ऐसे तोड़ते हो, समझ आ रही मेरी बात? थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं, दोबारा से थोड़ा बड़ा बना देता हूं, आपको हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, थोड़ी सी जगह अपने पास है अभी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे।
यहां पे मान लीजिए मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं, ये ऐसे, यहां पे ये रिंग है, यहां पे ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस। अब देखना आप क्या आएगा, इस रिंग को चेक करोगे, ये वाली रिंग एरोमेटिक, ये क्या आएगी एंटी एरोमेटिक, और ये भी आपकी एंटी एरोमेटिक। तो इसमें तो एक ही रिंग एरोमेटिक आ रही है, दो, 1 एरोमेटिक प्लस 2 एंटी एरोमेटिक। तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना स्ट्रक्चर। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल ये है, और ये मोर स्टेबल है, तो आपका सही है। समझ आ रही बात। तो ये स्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे। कोई डाउट है क्या? तो ऐसे चेक करते, ऐसे आपको देखना है। ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इनको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखना, एक स्ट्रक्चर और मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये दे दे, या एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे दे दिया मैंने कि यहां पे ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए। कैसे, 2 सोडियम एटम है, वो किस में गए, Na+ में गए। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। देखो 2 सोडियम एटम है आपके, यहां पे 2 सोडियम एटम है, किस में गए, 2Na+ में गए। इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके क्या किया इसने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, तो यहां पे आ जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हम दिखा देंगे इस पे। और इसको हम ऐसा भी शो कर सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ, उन दोनों ने ये बॉन्ड बना लिया, एक ये, और इसके ऊपर -2 चार्ज आ गया। ठीक, तो ऐसे बोल दे बेशक, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अब ये पूछे ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। जैसे ये कंपाउंड दे दिया सीधा, ये भी दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये लिखे या ये लिखे। तो आपसे पूछे एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक, आप क्या करेंगे, इस पे आपको दिखाना पड़ेगा साइक्लिक है, आपका प्लेनर है, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है, इसमें किसी को कोई डाउट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब 4n+2 = क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2, 4 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन टोटल रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। n क्या आया, 1 आया, तो कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। इसको भी आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक बोलोगे, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। समझ आ रही बात, कोई डाउट है क्या? तो ऐसा कंपाउंड अगर आपको बना के दे दे, उसको आपको एरोमेटिक बोलना है। कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, इसमें हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी है वो मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मान लीजिए आपसे पूछा जाए, जैसे ये पूछ रखा है, ये दे दिया, ये कंपाउंड दे देगा आपको ऐसे, जैसे मैं बना रहा हूं, ये दे दिया आपको साइक्लोपेंटाडाइइन, और यहां पे ये बना दिया। नेक्स्ट जो है ये बना दिया आपको 7 मेंबर्ड रिंग, यहां पे ये H। ठीक, और यहां पे ये बना के दे दिया आपको साइक्लोप्रोपेन। अब बोल रहा है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, इनमें कौन सी H, ये जो H रिप्रेजेंट करके किसकी एसिडिक H ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, ये ऑर्डर आपको बताना है। तो आप एक काम करना, यहां से H+ हटाओ, और H+ हटाने के बाद आप क्या करोगे, सीधा सीधा चलो मैं यहां पे नहीं दिखा रहा, यहां पे आपको बता देता हूं, डायरेक्ट येलो पेन से बना देता हूं। ये H+ हटेगा, माइनस बनेगा, यहां पे माइनस बनेगा, यहां पे माइनस बनेगा। अब यहां पे सब जगह माइनस बना के ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये एरोमेटिक होगा, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। और इसको अगर देखोगे 4n = इसमें 8 आएगा, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस है, 4n = 8 आ रहा है, n = 2 आ गया, ये एंटी एरोमेटिक होगा। और वो भी हमने पढ़ा था, वो भी एंटी एरोमेटिक होता है। अब देखो, ये तो आपको पता है फर्स्ट वाला एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक H इसका होगा। अब इन दोनों में सेकंड वाले में और थर्ड वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों एंटी एरोमेटिक है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज मोर रेजोनेंस इसमें है, ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण ज्यादा स्टेबल है। वैसे दोनों एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल मोस्ट अनस्टेबल होते हैं।
लेकिन फिर भी अपने को दोनों एंटी एरोमेटिक में से पूछा गया ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो मैं बताऊंगा ये वाला है। ठीक, और ये वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको साफ साफ दिख रहा है, 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 का, फिर 3 का। कर लेंगे ऐसे, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका एक। तो और क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको लिख लो। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड एप्लीकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और हेडिंग डालने के बाद कॉपी पेन साइड में रख दो, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर की अगर कभी भी बात की जाएगी ना, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा एक बात ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक फैक्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ऑर्गेनिक फैक्टर से। इनऑर्गेनिक फैक्टर की ऑर्गेनिक फैक्टर से ज्यादा प्रायोरिटी होती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यानी जब भी आप फैक्टर्स लगाएंगे, इनऑर्गेनिक वाले पहले चेक करेंगे, और यहां पे जब हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में करते हैं तो साइज का फैक्टर सबसे पहले, क्योंकि इनऑर्गेनिक फैक्टर है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, फिर आएंगे आपके ऑर्गेनिक के, या जैसे एरोमेटिसिटी है, फिर आएगा आपका रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद आपका कौन सा आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद सबसे लास्ट फैक्टर जो आपका आता है वो आता है इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ये आपको पता है अच्छे से। देखो अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, यहां पे जब हम ये लिखेंगे, इसमें ध्यान से एक क्वेश्चन देखना। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं बहुत अच्छा, इधर देखेंगे सब लोग। ये देखो यहां पे जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक, एक तो ये बना दिया, सेकंड जो मैंने बनाया CH ट्रिपल बॉन्ड C-, और थर्ड ये एनायन मैंने बना दिया। इनमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है कि एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें तो क्या है, एरोमेटिसिटी है, और ये कार्बन जो है इसका ये sp2 है, ठीक, इसका कार्बन sp है, और यहां पे ये ओनली सिंपल रेजोनेंस शो कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल हम इनऑर्गेनिक फैक्टर को देखते हुए sp वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फैक्टर की आप बात तो कर रहे हो, जहां पे कार्बन एटम सेम है, तो कार्बन sp2 में sp में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा कि बहुत लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। यहां पे वो बात तब होगी जब कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, ये वाले एनायन जब है। और साइज की बात तब होगी जब ग्रुप में है, समझ आ रही बात। साइज की बात तब होगी ग्रुप में है, पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात जब होगी जब एक पीरियड के एलिमेंट है। तो यहां पे आप ये लिख लेना, ये कब होगी, जब ग्रुप में हो, सेम ग्रुप हो, क्या हो जाए, सेम ग्रुप, और यहां पे कब, सेम पीरियड। यहां पे तो सेम ही एटम के लिए बात कर रहे हो, तो सेम एटम के लिए ये फैक्टर नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद आपका सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, क्योंकि रेजोनेंस वाला फैक्टर बहुत पीछे चला जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसमें आपने sp क्यों स्टेबलाइज कर दिया, देखो वहां पे sp2 है और वो रेजोनेंस है, इसलिए एरोमेटिसिटी इस sp को ज्यादा ओवरकम कर जाती है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर नहीं चलेगा, यहां पे नहीं चलेगा, यहां पे चल जाएगा, ओनली वहां पे चलेगा। अब देखो मान लीजिए ये चीज आपको याद नहीं रहती है, क्योंकि ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, और इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब मेरी बात सुनो, कैसे याद करेंगे इसको। अगर आप यहां पे ये बना लें, ये बना लें, और ये बना लें, और यहां पे ये बना लो। अब मेरी बात सुनना, देखो इसकी जो H है यहां पे 1 2 3, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ यहां पे pK वैल्यू मैं इनकी लिख देता हूं। इसकी pK वैल्यू 16, इसकी pK वैल्यू आती है आपकी 25, और इसकी आती है 41। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, 1 की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और थर्ड की सबसे कम। ये ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि H+ निकालने के बाद एनायन की स्टेबिलिटी ये रही होगी, तभी तो आया। समझ आई बात। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसको sp को ज्यादा स्टेबल मत कर देना, यहां पे एरोमेटिसिटी वाला फैक्टर ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहां से बना है, यहां से ये pK वैल्यूज से बना है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, और हमेशा याद रखना है। समझ आ रही बात। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट लिखो थर्ड एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या करना है इसमें अपने को देखते हैं, या वैसे आप क्वेश्चन कर चुके हो, बस मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं। ये क्वेश्चन दे दिया आपको एक तो सिंपल, और एक फिर इसमें पाई बॉन्ड लगा दिया, रेजोनेंस करवा दिया यहां पे ऐसे, फिर एक और पाई बॉन्ड दे दिया और रेजोनेंस करवा दिया, और इस बार इसने क्या किया, प्योर एनिलिन आपकी बना दी, ये ऐसे, ये एनिलिन बना दी, और लास्ट दे दिया आपको इसने पायरोल। ठीक, इसमें बताना आपको बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। देखो यहां पे हम क्या देखते हैं, सबसे पहला ये लोकलाइज्ड है, ठीक, ये डिलोकलाइज्ड है, लोन पेयर है, रेजोनेंस में है, डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है, और ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। ठीक, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो कौन होगा, लोकलाइज्ड, बाकी सब डिलोकलाइज्ड है, और सबसे ज्यादा डिलोकलाइज्ड वो होगा जो एरोमेटिसिटी में होगा। एरोमेटिक वाला लोन पेयर कभी भी, एरोमेटिक जो लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होगा, वो मॉलिक्यूल कभी भी अपने लोन पेयर को या वो एटम अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी में अगर इन्वॉल्व है तो एरोमेटिसिटी से मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन देके अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, इसलिए ये इजीली नहीं देता है, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। इनमें अगर बात करें, ये क्या है, डिलोकलाइज्ड है, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किया था कल हमने, तो सबसे कम बेसिक ये होगा, इससे ज्यादा ये, और इससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा बेसिक लोकलाइज्ड वाला ये हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ये इजी था, बस आपको वही रिवाइज कराना था कि जहां पे आपका एरोमेटिसिटी आ जाए वहां पे डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है वो है डांसिंग रेजोनेंस। अब डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है ये सीख लो। देखो होता क्या है, जो हमारी साइक्लोप्रोपेन होती है, साइक्लोप्रोपेन में बॉन्ड एंगल आपका 60 डिग्री का होता है, और 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने के कारण इसमें हाई एंगुलर स्ट्रेन होती है। तो हम क्या बोलेंगे, हाई एंगुलर स्ट्रेन के कारण साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें लिख लो सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोप्रोपेन बिहेव एज पाई बॉन्ड ड्यू टू हाई एंगुलर स्ट्रेन। समझ आ रही बात? और इसमें होता क्या है, देखो जब ये हाई एंगुलर स्ट्रेन के कारण पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो जैसे ये साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। इसको दोबारा बनाता हूं, थोड़ा नीचे बना देता हूं, इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे। देखो ये आपका साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, ठीक, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहां पे क्या करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, ये यहां भी मूव कर सकता है और ये बॉन्ड भी मूव कर सकता है। इनमें से कोई एक बॉन्ड यहां पे मूव कर जाता है ऐसे, ठीक, और यहां पे ये बॉन्ड मूव करेगा तो ऐसा बनेगा। देखो यहां पे ये ऐसे बनेगा, उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ आ रही बात? और मान लीजिए ये सिग्मा बॉन्ड अगर मूव किया होता तो ये ऐसा बन जाता, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यहां पे आप इसको ऐसा देखो, ये दोनों हाथ इसके ऊपर है, एक बार ये प्लस चार्ज इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, इसलिए हम इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल जो होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस, ये याद रखना आपको। और डांसिंग रेजोनेंस जो आपका होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पेज पे हम नोट डाल के लिख लेंगे, एक बार आप ये नोट कर लो। अब नेक्स्ट आपको एक नोट डालना है डांसिंग रेजोनेंस के बारे में। लिखो, इसमें नोट डाल के लिखो जो अभी मैंने पीछे बोला था। डांसिंग रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव
देन नॉर्मल रेजोनेंस। ठीक, इसमें क्या होता है देखो, जैसे अगर आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए, ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है अगर, और दूसरा स्ट्रक्चर मान लीजिए आपको ये दे दिया, ये दे दिया अगर, तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें आप हमेशा ध्यान रखना डांसिंग रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, एक तो ये दे दिया CH2 प्लस, और सेकंड ये दे दिया, मान लीजिए ये ऐसा बना के दे दिया CH प्लस, और तीसरा ये दे दिया यहां पे ये वाला, तो अब कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ भाई? तो इनमें अगर बात की जाएगी तो 1 2 3 में 1 से ज्यादा सेकंड और सेकंड से ज्यादा 3, क्योंकि वहां पे 3 जगह डांसिंग रेजोनेंस है, यहां पे 2 जगह डांसिंग रेजोनेंस है, और यहां पे एक ही जगह डांसिंग रेजोनेंस है। तो ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आज का लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब पेन कॉपी रख दो, समझ लो, इसमें मिस्टेक के चांसेस रहते हैं। जैसे सबसे पहले लिखो ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस, मान लीजिए किसी में सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड करैक्टर अगर आ रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड बन रहा है रेजोनेंस के कारण, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई? घटेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। समझ आ रही बात? और अगर रेजोनेंस के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस, कोई डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। ये समझ में आता है? अब चेक कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पे, जैसे मान लीजिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन लिखा 1, और नेक्स्ट लिखा मैंने ये वाला 2, और थर्ड ये लिखा। मैंने अब आपसे पूछा इसमें CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना आपको, CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, यहां पे O है। समझ आ रही बात? अब देखो, इसमें प्योर डबल बॉन्ड रहेगा, यहां पे प्योर डबल बॉन्ड है, यहां पे क्या है? रेजोनेंस होगा, यहां पे आएगा ये बॉन्ड, और ये यहां पे मूव करेगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें और ज्यादा रेजोनेंस होगा, ठीक, और ज्यादा सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएगा। तो सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड करैक्टर इसमें आ रहा है थर्ड में, तो थर्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, और फर्स्ट की उससे छोटी होगी। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसी में उल्टा हो जाएगा, 1 का सबसे ज्यादा है ना, थर्ड का सबसे कम हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ये हमने CO बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम एक और करने की कोशिश करें, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया 1, ठीक, सेकंड मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, ठीक, ये दे दिया, और थर्ड मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया, ये वाला दे दिया, और फोर्थ मान लीजिए आपको कैसा दे दिया? सिंपल सिंगल बॉन्ड बना के दे दिया। तो इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। यहां पे रेजोनेंस नहीं करेगा, प्योर डबल बॉन्ड रहेगा यहां पे, तो ठीक, प्योर, बल्कि आप इसको येलो से लिख दो ताकि याद रहे आपको। यहां पे प्योर डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है, और यहां पे रेजोनेंस करेगा ऐसे। समझ आ रही बात? और इसमें और ज्यादा रेजोनेंस होगा ऐसे, सबसे ज्यादा रेजोनेंस इसमें होगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं, प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है। समझ आ रही बात? तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? फोर्थ का। CO बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूं, CO बॉन्ड लेंथ फोर्थ का। फिर किसका होगा? इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा देर इसमें रहेगा, थर्ड का, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका उल्टा लिख देना, 1 2 3 4। कोई डाउट है क्या? अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे सोचते सर रेजोनेंस ज्यादा होगा ना तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अरे रेजोनेंस होने की वजह से वो डबल बॉन्ड था वो, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया ड्यू टू रेजोनेंस, तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी ना भाई। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटी, और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ी। समझ आ रही है? ये 2 एग्जांपल करो, 2 और करते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 इजी से क्वेश्चन है जो आप इजीली कर सकते हो, तो इनको ट्राई करो।
या मेरे साथ साथ कर दो। देखो जैसे इसमें क्या है, आपको CN बॉन्ड लेंथ के बारे में बताना है और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ उल्टा कर देना। अब देखो यहां पे क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो प्योर सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहां पे ये वाला, समझ आ रही बात, यहां पे ये रेजोनेंस शो करेगा, यहां पे और ज्यादा रेजोनेंस होगा, यहां पे ये और रेजोनेंस होगा आपका, ठीक। और इसमें तो पूरा बेंजीन रिंग में 4-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा ऐसे, ठीक। वहां पे नहीं जाएगा, मतलब ये यहां पे आएगा, यहां पे इस आइटम पे, समझ आ रही बात। और इसको भी सही से दिखाओ, ये आपका बॉन्ड ही मूव कर जाएगा यहां से पूरा, ये नेक्स्ट कार्बन के बीच में चला जाएगा, ठीक। और यहां पे प्योर डबल बॉन्ड है आपका, समझ आई बात। तो प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, ठीक। और यहां पे ऐसे ये लिख भी सकते हो, यहां पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, यहां पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। तो प्योर डबल बॉन्ड जहां पे है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, 4th है 5th वाला है, 5th वाले की सबसे छोटी होगी और फर्स्ट वाले की सबसे बड़ी होगी। इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इनमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो, प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा हो गया और प्योर सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा हो गया। अब यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस था, रेजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड करैक्टर सबसे ज्यादा कहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा, यहां पे सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा, क्योंकि यहां पे ये एक बार डबल बॉन्ड आ गया, ये रोटेट करता रहेगा, फिर यहां पर आने के बाद वापस सिंगल बॉन्ड करैक्टर आएगा। और इसमें क्या है, डबल आ गया सिंगल आ गया, डबल आ गया सिंगल आ गया, ऐसे आता रहेगा। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस उसमें है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा देर तक डबल बॉन्ड करैक्टर रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर वहां पे होगा, सबसे बॉन्ड लेंथ, छोटी बॉन्ड लेंथ उसकी होगी, 4th से बड़ी 3rd की, 3rd से बड़ी 2nd की, समझा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड के कारण सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जा रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो रहा है, सिंगल टू डबल बॉन्ड जा रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे ज्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर आएगा। बात समझ में आ रही है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप येलो पेन से लिख देता हूं, 5 का सबसे बड़ा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसमें कोई डाउट। अब ये लास्ट क्वेश्चन अपना, इसमें देखो प्योर सिंगल बॉन्ड करैक्टर है, इसमें डबल बॉन्ड करैक्टर है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ये आपको पता है बेंजीन में ना सिंगल बॉन्ड होता है ना डबल बॉन्ड, दोनों के बीच का होता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ बताओ, कार्बन कार्बन, फर्स्ट वाले की सिंगल बॉन्ड की, फिर बेंजीन वाले की होगी, फिर किसकी होगी, आपकी इथीन की यानी डबल बॉन्ड वाले की, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है तो आपको पता है, इसका उल्टा लिख देंगे, 3rd का सबसे ज्यादा, फिर 2nd का, फिर 4th का, और 1st का सबसे कम। तो ये ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये छोटा सा लेक्चर था आज का आपका। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो कुछ भी मैंने पढ़ा, चाहे एरोमेटिसिटी हो, चाहे एरोमेटिसिटी की एप्लीकेशन हो, चाहे आपका रेजोनेंस का इफेक्ट जो हमने पढ़ा है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, अच्छे से समझ में आ गया। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।